नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के अंडर जो है इंडियन हिस्ट्री का जो है या इंडिया जीके का आप मान सकते हैं सिलेबस क्लियर करवा रहा हूं साथियों। और आज के इस चैप्टर के अंदर जो है हम आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम भारत में संवैधानिक विकास और भारत में किसान आंदोलन के बारे में जो है विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से पॉइंट्स जो है एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं वो इसमें पढ़ेंगे साथियों। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर ले साथियों। और आप हमें जो है सोशल मीडिया अकाउंट हमारे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप जो है एनवीर एजुकेशन लिखें और आप हमारे साथ कनेक्टिविटी ले लें साथियों। हमारे पेज को आप फॉलो जरूर करें साथियों, ताकि आप जो है डेली की डेली जो भी भर्तियां है, जो भी नई नोटिफिकेशन होती है, न्यूज होती है, उस तक आप रोजाना पहुंच सके साथियों। इस पेपर की जो है इस चैप्टर की जो पीडीएफ आप जो है और सभी जो हमारे चैप्टर क्लियर हो रखे हैं उन्हीं की जो पीडीएफ है आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हैं साथियों। टेलीग्राम के ऊपर आप सर्च करें एनवीर एजुकेशन और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप का जो है ग्रुप 8306101800 पे अपना नाम और अपना सिटी लेकर सेंड कर दीजिए साथियों। आप जो है हमारे साथ इस सिटी ग्रुप में जुड़ जाएंगे साथियों। इन सभी का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आप जाके क्लिक करें और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं साथियों। तो बिना किसी वक्त को गवाए हम जो है आज के इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं साथियों। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर भारत में संवैधानिक विकास के अंतर जो है आप रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। ये क्या था? देखिए 1773 के अंदर था ये रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने या नियंत्रण स्थापित करने हेतु रेगुलेटिंग एक्ट को स्थापित किया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसके ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही थी तो उनको जो है कंट्रोल करने के लिए और उनको कंट्रोल को जो है स्थापित करने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। देखिए, इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदलकर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था तथा वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसको प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था साथियों। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में ला दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रशासन में मदद लेने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई, जिसमें फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मानसन और बॉरवेल भी शामिल थे। कौन कौन थे? फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मानसन और बॉरवेल, ये जो चारों थे उसके अंदर समिति थे। ये 4 सदस्यों की एक समिति थी, उस टाइम परिषद बनाए गए थे। देखिए साथियों, इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। एलिजा इम्पे, देखिए नाम ध्यान रखना आपको, एलिजा इम्पे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। एलिजा इम्पे थी, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। 1781, ठीक है, 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया था। 1781 के अंदर ईस्वी के अंदर जो है रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो भी एरर्स थी, जो भी गलतियां थी, त्रुटियां थी, तो उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाया गया। ठीक है, यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसके द्वारा कलकत्ता के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। देखिए साथियों, दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। 1784 ईस्वी की बात है। देखिए 1784 में ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट को पारित करने में इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी? लॉर्ड पिट की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस एक्ट को पारित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों का निवारण करना था। रेगुलेटिंग एक्ट के दोष का जो है निवारण करना था। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर जो है 3 कर दी गई थी। इस एक्ट ने जो है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में जो है स्पष्ट शब्दों में बंगाल के अधीन कर दिया था। कहां पर? बंगाल के जो है उनको अधीन कर दिया था। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। किसका? BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है गठन किया गया था साथियों। देखिए इसके अंदर जो है 6 सदस्य थे, जिसमें से 2 तो कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। इसके अंदर 6 सदस्य थे, लेकिन उसके अंदर जो है 2 तो कैबिनेट मंत्री शामिल थे। बोर्ड ऑफ, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी BOC का पहला अध्यक्ष डंडास को बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसका पहला सदस्य कौन बना था साथियों? डंडास। ठीक है, याद रखना। अब तीसरी पॉइंट डिस्कस करते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट क्या था? तो देखिए 1793 में पारित चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको जो है बढ़ाकर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था।
भविष्य में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन जो है इंग्लैंड के बजाय भारत के राजकोष से दिया गया, भारत के जो राजकोष थे उससे दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आप चौथा पॉइंट 1813 का जो है चार्टर एक्ट क्या कहता है साथियों। तो देखिए इस एक्ट के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था तथा सभी ब्रिटिश नागरिकों को जो है भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई थी। यद्यपि चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बन गया था। ठीक है, चीन के साथ व्यापार पर जो है कंपनी का एकाधिकार बन गया था। इस एक्ट के अनुसार भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया था। भारत में जो है शिक्षा के विकास के लिए एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जो है 1 लाख रुपए जो है प्रतिवर्ष वहां पर जो है खर्च देने का प्रावधान कर दिया गया था। कंपनी की मान्यता को जो है 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था, 20 ईयर के लिए जो है और प्लस कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। अब देखिए 5वां पॉइंट आता है आपके 1833 का चार्टर एक्ट क्या था। तो 1833 के चार्टर एक्ट ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर जो है कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था, हटा दिया था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अब देखिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर शामिल किया गया। मेकाले जो है पहला विधि सदस्य था। पहला विधि सदस्य कौन था साथियों? मेकाले। ठीक है, मेकाले। अब देखिए इस अधिनियम द्वारा भारत में जो है दासता को अवैध घोषित किया गया था। भारत के अंदर दासता को जो है इसी अधिनियम यानी 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। देखिए प्रांतीय गवर्नरों की कानून बनाने की शक्तियां छीन ली गई और अब जो है समस्त भारत के लिए कानून बनाने के लिए शक्ति गवर्नर जनरल को थी। जो कानून बनाने की जो संपूर्ण शक्ति थी वो थी आपके गवर्नर जनरल को। अब देखिए छठा 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मान्यता का विस्तार नहीं किया गया, बल्कि यह घोषणा कर दी गई कि जब भी ब्रिटिश सरकार चाहेगी भारत का शासन जो है अपने हाथ में कर लेगी, भारत का शासन जो है अपने हाथ में कर लेगी साथियों। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की संख्या जो है 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की जो संख्या थी वह 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप 1853 के अधिनियम ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधान मंडल यानी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। किसकी? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो है उन्होंने स्थापना की थी। देखिए 7वां पॉइंट 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या कहता है? 1858 के अधिनियम ने जो है भारत के शासन को कंपनी के हाथों से छीन कर ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया था। शासन का भार जो है ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, को दे दिया गया तथा इसकी सहायता के लिए जो है 15 सदस्यीय परिषद का जो गठन किया गया था। अब देखिए चार्ल्स वुड पहला भारतीय मंत्री था। पहला भारतीय मंत्री कौन था? चार्ल्स वुड। भारत के गवर्नर जनरल को वॉइसराय कहा गया था। भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको क्या कहा गया था साथियों? वॉइसराय। और लॉर्ड कैनिंग प्रथम जो है कौन बना था? वॉइसराय बना था। लॉर्ड कैनिंग प्रथम जो था वो भारत का पहला वॉइसराय बना था। इस अधिनियम से जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस अधिनियम के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की समाप्ति हो गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्ट की जो है समाप्ति हो गई थी। 8वां पॉइंट देखिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा जो है विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। वास्तव में इसे आधुनिक काल में ही भारतीय इतिहास में प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ कहा जा सकता है। इसे जो है आधुनिक काल में भारतीय इतिहास के अंदर जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रारंभ कहा जाता है। इसने जो है विधान परिषद के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति की आधारशिला रखी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 1937 में प्रांतों में आंतरिक स्वायत्तता खत्म हो चुकी थी, आंतरिक स्वायत्तता जो थी वो प्राप्त हो चुकी थी। इस एक्ट के द्वारा जो है केंद्रीय विधानसभा में पहली बार 3 सदस्यों को शामिल किया गया। केंद्रीय विधानसभा के अंदर जो है आपके 3 सदस्यों को शामिल किया गया था। किन किन को? पहला था आपके पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह,
दूसरा था आपके बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, और तीसरा था आपके ग्वालियर के प्रधानमंत्री सर दिनकर राव। ग्वालियर के जो प्रधानमंत्री थे सर दिनकर राव, उनको भी जो है केंद्रीय विधानसभा के अंदर शामिल किया गया था। इस अधिनियम ने जो है भारत में प्रतिनिधित्व संस्थाओं को जो है जन्म दिया था। भारत के अंदर प्रतिनिधित्व संस्थाओं को जन्म दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो 6 माह तक वैध रहता था। ठीक है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जो कि 6 माह का वैध था। ठीक है, अब देखिए 9वां पॉइंट, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ये क्या है साथियों, देखिए अभी इसको डिस्कस करते हैं हम। इस अधिनियम के द्वारा जो है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के द्वारा जो है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए, इस एक्ट में पहली बार विधानसभा के सदस्यों को बजट या वित्तीय विधेयक पर बहस करने तथा सरकार से पूछने का अधिकार दिया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि इसी एक्ट से जो है वास्तव में पहली बार भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। भारत में पहली बार जो है उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। 10वां पॉइंट आता है हमारे पास 1909 का मार्ले अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, देखिए 1909 के एक्ट का प्रारूप तत्कालिक भारत मंत्री लॉर्ड मार्ले तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वारा तैयार किया गया था। इस एक्ट के अनुसार भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू की गई थी। भारत के अंदर जो पहली बार सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू की गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त किया जाएगा और पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा को बनाया गया था। किसको? एसपी सिन्हा को बनाया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में जो है प्रतिनिधित्व दिया गया था। 1909 के अधिनियम द्वारा जो है भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों के अंदर जो है प्रतिनिधित्व दिया गया। 11 पॉइंट आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम का प्रारूप भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा भारत के जो मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा तैयार किया गया था। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी तथा प्रांतीय विषयों को जो है 2 भागों में बांटा गया था। प्रांतीय विषय जो थे उनको 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? पहला था आपके आरक्षित विषय, दूसरा था आपके हस्तांतरित विषय। आरक्षित और हस्तांतरित विषय, ये 2 जो है विषयों को शामिल किया या 2 विषय के अंदर इनको बांटा गया था। लास्ट इसके अंदर पॉइंट आता है आपके सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को न केवल जारी रखा बल्कि उसका विस्तार करते हुए जो है सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए जो है विधानसभा में कुछ सीटें भी आरक्षित कर दी गई थी। जब इस एक्ट में पहली बार इस एक्ट के अंदर जो है पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई थी। इसी एक्ट के अंडर जो है भारत में पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई, जबकि भारत की 3% जनता को मताधिकार दिया गया था। भारत की 3% जो जनता थी वही मताधिकार दी। ठीक है, इस अधिनियम को जो 1921 में लागू किया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो आई थी इसी एक्ट के अंदर आई थी और इसी एक्ट को जो है 1921 के अंदर लागू किया गया था। देखिए 12 पॉइंट आता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलकर भारतीय संघ का निर्माण किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की जो है स्थापना की गई। साथ ही देखिए आरबीआई की जो है स्थापना किस एक्ट के अंदर की गई थी? भारत 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। देखिए अदन और बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया था इसी एक्ट के अंदर। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को जारी रखा गया था। सिंध और उड़ीसा के 2 नए प्रांत बनाए गए थे। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई थी, परंतु केंद्र के अंदर इनको लागू किया गया था। केंद्र के अंदर जो है इनको लागू किया गया था। तो इस प्रकार जो है साथियों इसके अंदर ये पॉइंट क्लियर होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी के अंदर पॉइंट देखते हैं इसी चैप्टर के अंदर, वो है हमारा भारत के अंदर किसान आंदोलन के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर कौन कौन से किसान आंदोलन थे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं साथियों। तो पहला इसके अंदर डिस्कस करेंगे बंगाल का नील विद्रोह। ठीक है, 1859 से लेकर 60 तक। देखिए 1859-60 ईस्वी में बंगाल शुरू 1859-60 ईस्वी में जो है शुरू बंगाल का जो नील विद्रोह भारत का जो है पहला कृषक विद्रोह था। भारत का पहला कृषक विद्रोह कौन सा था पूछ लिया जाए तो बंगाल का नील विद्रोह। कहां से कहां तक चला था? 1859 से 60 तक। ठीक है, और देखिए इस विद्रोह का जो मुख्य कारण जो था ब्रिटिश नील बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण करना था। ठीक है, किसानों का शोषण होगा तो कृषक जो है विद्रोह तो करेंगे ही। ठीक है, इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र जो है पाबना, नदिया और बारासाल जिले थे। इस आपके बंगाल के नील विद्रोह के अंदर जो है प्रमुख केंद्र किन किन को माना जाता है? प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो देखिए पाबना, नदिया और बारासाल जिले, ये जो 3 थे वो आपके बंगाल का
नील विद्रोह जो होता आपके उसके अंदर जो प्रमुख केंद्र बने रहे थे। इस विद्रोह के अंदर जो प्रमुख नेता थे वे थे आपके दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है थे इसके अंदर एक प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह का जो है दीनबंधु मित्र ने अपने नाट्य नील दर्पण में वर्णन किया है। जो अपना नाट्य था दीन नील दर्पण उसके अंदर जो है इन्होंने वर्णन किया था। हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट के माध्यम से जो है इस विद्रोह का प्रचार भी किया था। अब दूसरा डिस्कस करते हैं पाबना कृषक विद्रोह के बारे में 1873 से 75 तक। पाबना कृषक विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण करना था। पाबना जो कृषक विद्रोह था उसके अंदर जो मेन रीजन था क्यों हुआ था ये कृषक विद्रोह, तो वो था कि जमींदारों द्वारा किसानों का आर्थिक शोषण किया गया था। जमींदार जो थे उन्होंने किसानों का जो है आर्थिक शोषण किया था, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। देखिए नेक्स्ट, इस विद्रोह की मुख्य विशेषता थी कि इसमें किसानों द्वारा जमींदारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग न करके न्यायालय के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी। इस आंदोलन का बंकिम चंद्र चटर्जी और आर सिद्धत नामक दो बंगाल के बुद्धिजीवियों द्वारा जो है पूर्ण समर्थन किया गया था। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल, ठीक है, अंग्रेज लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था गवर्नर कैंपबेल ने पाबना विद्रोह का जो है समर्थन किया था। पाबना विद्रोह जो था उसका समर्थन किया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ईशान चंद्र तथा सुंभपाल। ठीक है, किसान चंद्र और सुंभपाल जो थे पाबना कृषक विद्रोह था उसके अंदर जो है मुख्य नेता थे। तीसरा था आपके दक्खन अथवा मराठा कृषक विद्रोह। ये क्या था? 1875 के अंदर आता है। तो देखिए मराठा कृषक विद्रोह का मुख्य कारण गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों द्वारा महाराष्ट्र के किसानों का आर्थिक शोषण करना था। ठीक है, गुजराती और जो मारवाड़ी साहूकार थे उनके द्वारा जो है महाराष्ट्र के किसानों का आर्थिक शोषण किया गया था, इसलिए दक्खन अथवा मराठा कृषक विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1875 के अंदर। यह विद्रोह जो है सर्वप्रथम 1875 में पूना जिले में स्थित सूपा नामक गांव से प्रारंभ हुआ था। कहां से? सूपा नामक गांव से शुरू हुआ था, पूना जिले के अंदर है। इस विद्रोह का जो है महादेव गोविंद रानाडे तथा पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से जो है प्रचार किया गया था। चौथा देखते हैं हम मोपला कृषक विद्रोह के बारे में। केरल प्रांत के मालाबार जिले में रहने वाले मुस्लिम किसानों को मोपला कहा जाता है। केरल जिले के अंदर जो मुस्लिम किसान रहते थे उनको जो है केरल के अंदर जो है आपके मालाबार जिला है और उसके अंदर जो मुस्लिम किसान थे उनको जो है मोपला कहा जाता था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जो है नंबूदरी और नेयर आदि हिंदू जमींदारों का मोपला किसानों का शोषण किया जाना था। 1921 में अली मुस्लियार, ठीक है, 1921 में अली मुस्लियार के नेतृत्व में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। और मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुस्लियार के। गांधी जी, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस विद्रोह का समर्थन किया था। कृषक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ यह विद्रोह आपके सांप्रदायिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया था। पांचवा देखते हैं हम चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये आपके गांधी जी से रिलेटेड है, 1917 के अंदर हुआ था। उत्तर भारत में चंपारण जिले में यूरोपीय नील उत्पादक बिहारी नील कृषकों का शोषण करते थे, इसलिए ये जो विद्रोह हुआ था। किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को जो है 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता था। जो किसान थे उनको 3/20 हिस्से के अंदर जो है खेती करनी होती थी और उसी जो पद्धति को था जो है 3 कट्ठिया जो है आपके पद्धति कहा जाता था। 1917 के अंदर जो है राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर जो है गांधी जी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह के अंदर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, ब्रज किशोर ने जो है गांधी जी का सहयोग किया था। किसने? राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख और ब्रज किशोर ने जो है गांधी जी का सहयोग किया था उस टाइम। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था उसी दौरान जो है उन्होंने इसको गांधी जी को जो है आपके महात्मा की जो है उन्होंने उपाधि दी थी साथियों। इसी के बाद जो हम हैं उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। देखिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 के बारे में डिस्कस करते हैं। 1918 में सूखे के कारण प्लस फसल जो थी नष्ट होने के कारण किसान लगान देने में असमर्थ थे, परंतु सरकार ने लगान में छूट देने से इनकार कर दिया। गांधी जी के नेतृत्व में 22 मार्च 1918 को सत्याग्रह किया गया था। 22 मार्च 1918 को सत्याग्रह किया जो कि जून 1918 तक चला था। इस सत्याग्रह के दौरान जो है इंदुलाल याग्निक और
इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल ने जो है गांधी जी को सहयोग दिया था। सातवां आता है आपके बारडोली सत्याग्रह 1928। बारडोली सत्याग्रह 1928 के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपके सूरत, यानी गुजरात के अंदर है। सूरत जिले के बारडोली तालुके में 1928 में लगान न देने का जो आंदोलन हुआ उसे ही बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुजरात जिले के जो बारडोली तालुके में है, लगान न देने का कारण जो आंदोलन हुआ तो वही बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और इस आंदोलन के दौरान ही बारडोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। साथियों, आठवां देखिए आप तेभागा कृषक विद्रोह के बारे में। 1946 से 50 के बीच की बात है। तेभागा कृषक विद्रोह पूर्वी बंगाल में दिनाजपुर, रंगपुर, मेमनसिंह, खुलना आदि के जो है जिलों के अंदर हुआ था। इस विद्रोह के दौरान जो है किसानों की मुख्य मांग थी कि वे अपनी उपज का आधा भाग जमींदारों को न देकर 1/3 भाग देंगे तथा फसल को काटकर जमींदारों के खलिहानों की अपेक्षा अपने स्वयं के खलिहानों के अंदर ही लाएंगे। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे कृष्ण विनोद राय, अवनी लहरी, भवानी सेन, सुनील सेन तथा मोनी सिंह। ठीक है, इसके अंदर जो है प्रमुख नेता थे। नौवां आता आपके अवध किसान सभा के बारे में। इंपॉर्टेंट है साथियों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है अवध किसान सभा से रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए 1918 में अवध में गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय तथा इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का जो है गठन किया गया था। यूपी किसान सभा का जो है उन्होंने गठन किया। उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेतृत्व में प्रतापगढ़ जिले में जो है नाई धोबी बंद, ठीक है, जमींदार तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार नामक जो है आंदोलन चलाए गए। 1920 में बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से अवध किसान सभा का गठन किया था। बाबा रामचंद्र जो थे वो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। और 10वां देखते हैं हम अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। 11 अप्रैल 1936 को जो है लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। स्वामी सहजानंद ने जो है पहली भारतीय अखिल भारतीय जो है किसान सभा का उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी साथियों। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हमने जो है जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो डिस्कस किए हैं साथियों। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप जो है हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस नीचे शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दे साथियों। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा एनवीआर एजुकेशन के, और टेलीग्राम चैनल जो हमारा एनवीआर एजुकेशन है उसके अंदर भी जरूर जुड़े, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 8306101800 पे अपना नाम और सिटी तो आप जरूर भेज दीजिएगा ताकि आप इस ग्रुप के अंदर ऐड हो सके साथियों। इन सभी का लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करें और जल्दी से ऐड हो जाए, तो करो क्लिक। ठीक है, इसी के साथ मैं संपत लीलर आपसे अलविदा लेता हूं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।